हाँ जी बे क्लास। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इस चैप्टर का एक छोटा सा बेसिक वर्जन हमने क्लास 10th के अंदर भी पढ़ा था। उसमें टॉपिक्स कौन कौन से हमने पढ़े थे? डोबरेनर्स ट्रायड क्या होता है, जो अर्ली क्लासिफिकेशन मानी जाती थी, उसके कुछ डीमेरिट्स थे, इसलिए हम नई क्लासिफिकेशन पे आए जिसका नाम था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने हमको बताया था कि एलिमेंट्स को कैसे स्टडी करना है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ 7 म्यूजिकल नोट्स जो हमारे होते हैं, है ना, हिंदी में सा रे गा मा पा दा नी सा, लेकिन हम उसको 8 बोलते हैं क्योंकि फर्स्ट और 8 जो है वो क्या होते हैं, सेम। उसके बेस के ऊपर उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया था, पर इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। तो हमने उन ड्रॉबैक्स को ठीक करने के लिए एक तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ा था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का, जो किसने दिया था? रशियन केमिस्ट डिमिट्री इवानोविच मेंडलीव ने। इन्होंने भी एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जिनको उन्होंने किससे रिलेट किया था? उनके एटॉमिक मासेस पे। यही नहीं, इस बिहाफ पर उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल भी बनाया था, ठीक है, जो हमने छोटी क्लासेस में क्लास 10th के अंदर पढ़ा था। लेकिन अब ये सारी क्लासिफिकेशन जो है वो क्लास 11th में भी हमको पढ़नी थी, बट सिंस हमारा कोर्स थोड़ा सा रिवाइज हुआ है फॉर द टाइम बीइंग, इसीलिए हम ये सारी क्लासिफिकेशन जो है वो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये इस साल कोर्स का पार्ट नहीं है। लेकिन अगर किसी बच्चे को फिर भी ये क्लासिफिकेशन या थोड़ा सा रिवाइज करना हो तो वो मेरे क्लास 10th के लेक्चर्स देख सकता है। दे आर एग्जैक्टली द सेम। तो हम शुरू करते हैं हमारे इस चैप्टर की बिगिनिंग के साथ, जो बिगिनिंग हमारी होती है इस टॉपिक के साथ जिसका नाम है मॉडर्न क्लासिफिकेशन या मोज़ले एक्स-रे एक्सपेरिमेंट। तो जिन बच्चों ने अभी अभी ज्वाइन किया है, तो हम उनके लिए कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं और हम बता रहे हैं कि दिक्कत क्या थी। जितनी भी प्रीवियस क्लासिफिकेशन थी वो दो चीजों को रिलेट कर रही थी। एक, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस को किसके साथ? केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ। लेकिन हमको बाद में पता चला कि एलिमेंट के एटॉमिक मासेस आर नॉट सो important, but something which is really very important for us to know is atomic number. एटॉमिक मास को अगर हम देखें तो इट इज सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, पर अगर हम एटॉमिक नंबर को डिफाइन करें, इट इज ओनली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो एक एलिमेंट की क्या है? आइडेंटिटी है। जैसे किसी भी ह्यूमन बीइंग के आइडेंटिटी क्या है? उसके फिंगरप्रिंट्स। किसी भी दो लोगों के फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते, ऐसे ही बेटा किसी भी दो एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकते, ऐसे ही किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम नहीं हो सकते। लेकिन मैं एक चीज आपको जरूर बता दूं, कोई भी एटम जो है वो क्या होता है? न्यूट्रल, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू प्रोटॉन्स, ठीक है। तो कोई भी एटम जो है बेटा वो क्या होता है? न्यूट्रल, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो है वो बराबर होते हैं।
लेकिन कोई भी आयन जो होता है बेटा वो क्या होता है, चार्ज्ड, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर नहीं होते। तो जब हम एटम की बात करते हैं तो कभी कभार टीचर्स कह देती हैं एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन्स विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स। ये सही है, लेकिन याद रखना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की होती है, प्रोटॉन्स की नहीं होती। आप ये मत बोलना कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करी है तो वो प्रोटॉन्स को हम प्लेस कर रहे हैं। नो, प्लीज बी स्पेसिफिक। बाय डेफिनेशन अगर कोई पूछे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आई रिपीट, अगर एटॉमिक नंबर पूछे कि क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर ही एक एलिमेंट की पहचान होती है। किसी भी दो एलिमेंट्स के प्रोटॉन्स कभी भी सेम नहीं होंगे और नहीं हो सकते। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जब बात आएगी तो आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर सकते हैं। याद रखना, एटम इलेक्ट्रॉन गिव एंड टेक कर सकता है, बट प्रोटॉन्स गिव एंड टेक नहीं कर सकता। आई रिपीट, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन दे सकता है या ले सकता है, लेकिन कोई भी एटम अपना प्रोटॉन कभी नहीं देगा और प्रोटॉन कभी नहीं लेगा, क्योंकि ऐसा करने पर वो अपनी पहचान लूज कर देता है। तो एक बार मैं इसको फटाफट इन शार्प बेटा आपको रिवाइज करके बता देता हूं। प्रीवियस क्लासिफिकेशंस हमने जितनी भी पढ़ी थी वो सारी धीरे धीरे करके गलत प्रूव हो रही थी। क्यों? क्योंकि उन साइंटिस्ट ने एटॉमिक मास को इंपॉर्टेंस दी और केमिकल प्रॉपर्टीज को रिलेट किया। लेकिन जॉन मॉज़ले ने हमको बताया कि एटॉमिक नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एटॉमिक मास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। इसलिए आप एटॉमिक मास से एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना बंद कर दीजिए, एटॉमिक नंबर से एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना शुरू कीजिए। अगर आप एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन पूछें तो बाय डेफिनेशन इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और यही प्रोटॉन्स एक एलिमेंट की पहचान बनाते हैं। जैसे किसी इंसान की पहचान उसके फिंगरप्रिंट्स में होती है, वैसे ही एक एलिमेंट की पहचान उसके एटॉमिक नंबर या उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है इस रीजन की वजह से क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं, लेकिन कभी भी कोई आयन जो होता है उस पर कुछ ना कुछ चार्ज होगा क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर नहीं होते। जब हम एटॉमिक नंबर को डिफाइन करते हैं तो हम उसको नंबर ऑफ प्रोटॉन कहते हैं, लेकिन एटम के अंदर दोनों बराबर होते हैं तो हम एटॉमिक नंबर को इलेक्ट्रॉन से भी रिलेट कर देते हैं। पर डेफिनेशन में प्रोटॉन ही आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहिए। पिछले चैप्टर के अंदर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखा था, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की होती है। आप ये कभी भी मत कहिएगा कि मैं प्रोटॉन्स को अरेंज कर रहा हूं, वो गलत हो जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, याद रखना कोई एटम इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ले सकता है, पर वो अपने प्रोटॉन कभी भी दे नहीं सकता और कभी भी ले नहीं सकता। तो हम शुरू कर रहे हैं हमारे आज के टॉपिक के साथ, जिसको हम कहते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन। तो मैं ये सब हटा रहा हूं और बात करते हैं हेनरी मॉज़ले की। हेनरी मॉज़ले ने
1913 में एक्स-रे की मदद से एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है एक एलिमेंट की, जिसमें कोई चेंजेस आप नहीं देख सकते, है ना। एटॉमिक मास में चेंजेस आ सकते हैं पर एटॉमिक नंबर कभी भी चेंज नहीं होता। इस बेस पर उन्होंने अपना मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दे दिया जो बिल्कुल मेंडलीव के जैसा था, फर्क सिर्फ इस एक वर्ड का है। मेंडलीव के केस में लॉ क्या कहता है, फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। पर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, इट इज पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। सिर्फ यही एक वर्ड का डिफरेंस है। इसी लॉ के ऊपर बेस बेटा उन्होंने क्या बनाया, पीरियोडिक टेबल, जिसके अंदर अब ध्यान से सुनना 7 हॉरिजॉन्टल रोज थे जिनको उन्होंने नाम क्या दिया, पीरियड्स। मतलब हम अब कहते हैं कि हमारे पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं और 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। तो 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स हमारे पास है इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो बेटा हॉरिजॉन्टल रोज किसको कहते हैं, पीरियड्स को, और वर्टिकल कॉलम बेटा किसको कहते हैं, ग्रुप्स को कहते हैं। ये टेबल ऐसा डिजाइन किया गया था कि एलिमेंट्स जिनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है। सर क्या मतलब, एलिमेंट्स जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा क्या होती है, सिमिलर, एंड दे ऑल lie in सेम ग्रुप। और ये सारे एलिमेंट एक ही ग्रुप के अंदर लाई करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो बेटा मैंने लिखी है, आपके पास वहां पे नोट्स हैं आपके हैंड में, तो बेटा ये नोट मेकिंग कर लीजिए, ठीक है। सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है एलिमेंट्स जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। सर एक एग्जांपल तो दीजिए, लिथियम को बेटा हम क्या लिखते हैं, 2,1, सोडियम को हम क्या लिखते हैं, 2,8,1। हालांकि मुझे अब ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी नहीं चाहिए, पर फॉर द टाइम बीइंग मैं लिख रहा हूं। तो पोटेशियम क्या होता है, 2,8,8,1। तो बेटा इररिस्पेक्टिव इनके पास शेल्स कितने हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनके पास इलेक्ट्रॉन लास्ट में कितने हैं, सेम। इसीलिए इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है बेटा, सिमिलर, सेम मत कहिएगा, और इसीलिए ये सब एक ही ग्रुप के अंदर लाए करते हैं। तो ये है कॉन्सेप्ट मॉडर्न क्लासिफिकेशन का। देन देखते हैं बेटा, ये है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब जरा मैं आपको पीरियोडिक टेबल समझा देता हूं कि पीरियड क्या होते हैं और ग्रुप्स क्या होते हैं। अगर आप देखें बेटा यहां पर, तो यहां पे एक नंबर लिखा है 1, इसे कहते हैं बेटा फर्स्ट पीरियड, है ना। आप देख सकते हैं ये क्या है, फर्स्ट पीरियड। इस फर्स्ट पीरियड में अगर आप देखें तो सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। ये कौन सा पीरियड है बेटा, सेकंड पीरियड। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स हैं। तो बेटा आप देख सकते हैं
कि फर्स्ट पीरियड के अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, सेकेंड पीरियड के अंदर बेटा कुल मिला के 8 एलिमेंट्स हैं, थर्ड पीरियड के अंदर भी कुल मिला के बेटा 8 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। बेटा फोर्थ पीरियड में अगर आप देखें काउंट करें तो बेटा कितने एलिमेंट्स आते हैं? तो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। So there are how many elements? 18 elements. बेटा फिफ्थ पीरियड के अंदर भी हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर बेटा? 18 एलिमेंट्स है ना। ये देख सकते हैं, ये हो गया बेटा फिफ्थ पीरियड, ये पूरा फिफ्थ पीरियड हो गया। अच्छा सिक्स्थ पीरियड को बेटा जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, सिक्स्थ पीरियड में बेटा कितने एलिमेंट्स होते हैं? ये देखो बेटा 1 2, इस बेरियम के बाद ये वाला एलिमेंट काउंट होता है 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। देन इसके बाद वापस हम यहां पे आ जाते हैं, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। तो देर आर हाउ मेनी एलिमेंट्स? 32 एलिमेंट्स। एंड सेवेंथ पीरियड की अब बेटा अगर हम बात करें तो वो ये रहा बेटा 1 2। इसके अंदर हम रेडियम के बाद कहां पे आ जाते हैं? नीचे एक्टिनॉइड, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। then 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 एंड 32 एलिमेंट्स जो आप देख सकते हैं। अगर आप इनका टोटल सम करेंगे ये कितने हो गए बेटा? 118 एलिमेंट्स हो गए। हो सकता है कि आपके पास जो पीरियोडिक टेबल हो उसमें वो क्लेम करे कि 114 एलिमेंट्स है, बट इट इज ओके, हमारे पास 118 एलिमेंट्स तक के नाम जो है वो प्रेजेंट है। तो बेटा पीरियड वाइज हमारे पास किस पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं उसकी बेटा मैंने लिस्टिंग जो है वो आपको दे दी है, आप साइड में लिख सकते हैं। सर आप एक बार रिपीट कर सकते हो, आपने क्या बोला? सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अब हम इस पीरियोडिक टेबल को ग्रुप वाइज समझने की कोशिश करते हैं कि ग्रुप्स कौन कौन से हमारे पास कहां कहां पे है। जरा देखिए बेटा, ये है हमारा फर्स्ट ग्रुप, ये पूरा ऊपर से लेके नीचे तक आता है। तो बेटा इस फर्स्ट ग्रुप को हम क्या कहते हैं? एल्कली मेटल्स। अब किस ग्रुप में कितने हैं हमें उसको नहीं करना बेटा। ये हो गया बेटा सेकंड ग्रुप। इस सेकंड ग्रुप को हम क्या कहते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, यहां से लेके ये जितने भी हैं, ये जो एलिमेंट आ रहे हैं इसके अंदर, इनको सर हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, इसमें ग्रुप कौन कौन सा आता है? ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर हमारे पास ग्रुप कौन सा आता है? ग्रुप 3 से लेके 12 तक। देखो थर्ड फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स ग्रुप, सेवन ग्रुप, 8 ग्रुप, 9 ग्रुप, 10 ग्रुप, 11 ग्रुप, 12 ग्रुप। अब बेटा आपको ये ए बी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब यहां हम इसको नहीं पढ़ते। तो ग्रुप 1 को हम कहते हैं एल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 को हम कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ग्रुप 3 से लेके 12 को हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल, ग्रुप 13 को हम कहते हैं बोरॉन फैमिली। ग्रुप 13 को हम क्या कहते हैं?
बोरॉन फैमिली। ग्रुप 14 को हम किस नाम से जानते हैं? कार्बन की फैमिली। ग्रुप 15 को हम किस नाम से जानते हैं? नाइट्रोजन की फैमिली, उसे कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, ग्रुप 16 को हम कहते हैं बेटा ऑक्सीजन फैमिली। इनका एक और नाम होता है चैल्कोजेंस। सर चैल्कोजेंस या कैल्कोजेंस वर्ड का मतलब क्या होता है? कैल्कोजेन वर्ड का मतलब होता है ओर्स बनाने वाले। ये होते हैं बेटा ऑक्सीजन फैमिली, है ना? इनको हम कहते हैं ऑक्सीजन फैमिली या चैल्कोजेंस। अब देखिए बेटा, ग्रुप 17 जो होता है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए बेटा मैं उसको नीचे लिख रहा हूं। इसे कहते हैं हैलोजन। ये आपने नाम सुना होगा। और हैलोजन का मतलब होता है सॉल्ट बनाने वाले, सॉल्ट फॉर्मर्स, है ना? जेन वर्ड का बेटा मतलब होता है फॉर्मर, हैलो का मतलब होता है सॉल्ट, सॉल्ट फॉर्मर, चैल्को का मतलब होता है और जेन का मतलब होता है फॉर्मर्स। और बेटा आखिरी हमारा ग्रुप जो आता है वो कौन सा है बेटा? 18 ग्रुप। उसको हम क्या कहते हैं? नोबल, या फिर क्या कहते हैं? इनर्ट गैसेस। इनको हम क्या कहते हैं? नोबल या फिर इनर्ट गैसेस। ठीक है सर, इस पूरे ग्रुप को क्या कहते हैं? आपने इसका तो हमें नाम बताया ही नहीं बेटा। इस पूरे ग्रुप को हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ऊपर वाले क्या है बेटा? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये वाले क्या है बेटा? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो देखो बेटा, मैंने आपको ग्रुप वाइज नाम भी सबके बता दिए, किस ग्रुप का क्या क्या नाम है टेबल के हिसाब से। मैं चाहता हूं कि आप इस स्क्रीन की एक स्नैपशॉट ले लें, वो ज्यादा बेटर रहेगी आपको समझने के लिए। तो आप ले लीजिए स्नैपशॉट। तो बेटा हमने अभी अपने पीरियोडिक टेबल को दो तरीके से जाना है। एक, इसके अंदर कितने पीरियड होते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज कितने हैं, 7। और दूसरा, इसके अंदर ग्रुप कितने हैं, 18। और हमने इन ग्रुप्स के नाम भी पढ़ लिए कि किस किस ग्रुप का नाम जो है वो क्या क्या होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अच्छे से इस पीरियोडिक टेबल को समझते हैं। कहते हैं ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल। वो कहते हैं कि हम पूरे पीरियोडिक टेबल को बेटा 4 ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। अब देख लीजिए बेटा वो 4 ब्लॉक्स कौन कौन से हैं। अगर आपको याद होगा, इस पूरे ब्लॉक का हमने नाम रखा था ट्रांजिशन मेटल्स। ये ब्लॉक कौन सा है बेटा? ट्रांजिशन मेटल यहां से शुरू होता है, ये सारे ट्रांजिशन मेटल के अंदर आते हैं। अब देखो बेटा, सबसे पहला ब्लॉक ये दो आते हैं। सर ये कौन सा ब्लॉक होता है बेटा? इसे कहते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट्स। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? एस ब्लॉक के एलिमेंट्स। सर इनको एस ब्लॉक के एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है?
तो ये देखिए बेटा, तो पूरा टेबल इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स एस पी डी एफ। अगर आपको याद हो, एस पी डी एफ को बेटा हम क्या लिखते थे, ऑर्बिटल्स। तो ये वही ऑर्बिटल्स है एस पी डी एफ। और अभी हमने सबसे पहले पढ़ा एस ब्लॉक एलिमेंट्स। सर एस ब्लॉक एलिमेंट्स को हम कैसे पता लगाते हैं बेटा? अब ध्यान से सुनो। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, अगर किसी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे एंटर करता है, एस ऑर्बिटल में। सर किस शेल के, लास्ट शेल के। मैंने आपको बताया था बेटा, लास्ट शेल किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एन से। तो बेटा वो एलिमेंट एस ब्लॉक को बिलोंग करता है, और एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS1 या फिर 2। सर क्यों? क्योंकि क्योंकि s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। क्योंकि s ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं, इसीलिए s ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन बेटा क्या होती है, NS2, NS1 से लेके NS2। अब जरा मेरी बात सुनो ध्यान से। NS1 और NS2 में अब 2 कैटेगरी आ जाती है। या तो वो NS1 होगा, या फिर वो क्या होगा बेटा, NS2। जो NS1 के एलिमेंट्स हैं उनको हमने नाम दिया है एल्कली मेटल्स, और जो NS2 के एलिमेंट्स हैं उनको हमने नाम दिया है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो जरा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि कौन सा एलिमेंट कहां पर आएगा। क्या कोई बच्चा मुझे लिथियम का एटॉमिक नंबर बता सकता है, कितना होता है? 3। बेटा 3 के साथ इस लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो 1s में चले गए, 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो 1s में चले गए, बचा 1 इलेक्ट्रॉन। बेटा वो किस में आ गया, 2s1। तो बेटा तीसरा इलेक्ट्रॉन, आई रिपीट, तीसरा इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में आ रहा है, एस। कौन से शेल के, लास्ट। इसलिए बेटा ये वाला एलिमेंट एस ब्लॉक को बिलोंग करता है, क्योंकि इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है, तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो एस ऑर्बिटल में आ रहा है। अब इसको देख के बताओ कि ये किसको बिलोंग करता है, एल्कली को के एल्कलाइन को? मतलब ये, वेरी गुड, ये किसको बिलोंग करता है, एल्कली मेटल को, क्योंकि इसके पास आखिरी में 1 इलेक्ट्रॉन। एक और एग्जांपल देते हैं बेटा, सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और देखते हैं बेटा 11वां इलेक्ट्रॉन, आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां पर आ रहा है। ये देखो बेटा, 1s2, 2s2, 2p6, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा हमारे, 10। अब बचा बेटा 11वां इलेक्ट्रॉन। 2p6 के बाद 11वां इलेक्ट्रॉन कहां पर आता है, 3s। और बेटा उसको हम क्या लिखते हैं, 1। अब जरा मुझे कोई बच्चा बताएगा कि ये एलिमेंट कौन से ब्लॉक को बिलोंग करता है? एस ब्लॉक। क्योंकि बेटा इसका 11वां इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में आ रहा है। अब मुझे कोई बच्चा बताएगा कि ये किसको बिलोंग करता है, एल्कली को के एल्कलाइन को? एल्कली को, क्योंकि बेटा इसके आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन है,
एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बेटा कितना होता है? 1। 1। 1 की कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो बेटा कितनी आएगी? 1s1। इसका पहला और आखिरी, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन पहला और आखिरी किस ऑर्बिटल में आ रहा है? s। इसीलिए ये एलिमेंट s ब्लॉक को बिलोंग करता है। और ये किसके कैटेगरी में रखा जाता है बेटा? एल्कलाई की, क्योंकि उन्हीं की तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा? ns1। अगला पढ़ते हैं एलिमेंट बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 1s2 2s2। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि इसका फोर्थ इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जा रहा है? एस। वेरी गुड। इसीलिए ये s ब्लॉक को बिलोंग करता है। लेकिन ये एल्कली है कि एल्कलाइन है? एल्कलाइन। वेरी गुड। ये क्या है? एल्कलाइन है, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और ns2 अगर 2 होगा तो वो एल्कलाइन है। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12। कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2 2s2 2p6 3s2। कोई बच्चा बता सकता है कि मैग्नीशियम का 12वां इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में जा रहा है? एस। वेरी गुड, s के अंदर। तभी तो बेटा ये एलिमेंट s ब्लॉक को बिलोंग करता है। और ये किस कैटेगरी में आएगा? ns1 के ns2। एल्कली है कि एल्कलाइन है ये? अल्कलाइन। वेरी गुड। ये क्या है बेटा? एल्कलाइन है, क्योंकि इसके पास बेटा क्या आ रहा है? 3s2 आ रहा है। तो बेटा मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऊपर देखो बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो किस ऑर्बिटल में आ रहा है। तो बेटा s केस में वो s ऑर्बिटल में आएगा। लेकिन सर शेल कौन सा देखना है? लास्ट शेल। लास्ट शेल का मतलब होता है बेटा हाईएस्ट n वैल्यू। अब देखो सोडियम के अंदर n की वैल्यू क्या क्या आ रही है? 1 आ रही है, 2 आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है। लेकिन 1 2 2 3 में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 3। 3। इसीलिए बेटा हम 3 वाली वैल्यू देखेंगे, वो वाला वहां पे देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कहां पर आ रहा है। तो वो एलिमेंट जो होता है बेटा वो s ब्लॉक को बिलोंग करता है। अब आप देख लेना, हाइड्रोजन, सोडियम, लिथियम, ये एल्कली मेटल में आ रहे हैं, ग्रुप 1 में आ रहे हैं, है ना? इनको हम क्या कहते हैं? ग्रुप 1। और एल्कलाइन वालों को बेटा हम क्या कहते हैं? ग्रुप 2। बेरिलियम और मैग्नीशियम वहां पे आ रहे हैं। मैं वापस जाता हूं तो आप ये देख लीजिएगा। ये देख लीजिए बेटा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। इन सब की खास बात क्या है? इन सब का आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो s ऑर्बिटल में जा रहा है। अब इसका क्या हो जाएगा बेटा? इसका हो जाएगा 1s1। इसका क्या हो जाएगा बेटा? आउटर कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से मैं बता रहा हूं। इसका हो जाएगा बेटा 2s1। इसका हो जाएगा 3s1। इसका हो जाएगा 4s1। ये कलर सही नहीं आ रहा। इसका हो जाएगा 5s1। इसका हो जाएगा
6s1, इसका हो जाएगा 7s1। मैं आउटर कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूं, इससे पहले कि जितने भी ऑर्बिटल्स हैं सब भरे हुए हैं। आई रिपीट, वो सब भरे हुए होंगे, लेकिन इसके लास्ट शेल के s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। अच्छा, अब ये देखो बेटा, बेरिलियम क्या हो जाएगा? 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2, क्योंकि बेटा इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा? ns2। इसकी अलग है, इसकी अलग है, लेकिन बेटा s ऑर्बिटल तो दोनों ही है, इसलिए बेटा इसको कहते हैं ns1 से लेके 2। तो ये होती है बेटा s ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन। ये वाली कॉन्फ़िगरेशन एल्कली मेटल्स की है, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की है। s ब्लॉक में वही एलिमेंट आ सकते हैं जो जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जाता है। किसी एलिमेंट का आखिरी इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में जाता है और उसको हम s ब्लॉक में रख दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यही हुआ, ब्लॉक्स जो है बेटा वो कॉन्फ़िगरेशन की मदद से बने हैं। तो जो कॉन्फ़िगरेशन आपको हमने बताई थी, अब हम उनको धीरे धीरे करके इनके साथ जो है वो अटैच करने वाले हैं। किसी का कोई सवाल, कोई जवाब, या कोई बच्चा कोई चीज कॉपी करना चाहता है तो आप कॉपी कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए बेटा, कहते हैं इस ब्लॉक के अंदर हमने 2 ग्रुप बांट दिए। ग्रुप 1 एल्कली मेटल, उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी ns1। दूसरा है ग्रुप 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ns2। इसका ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन s ब्लॉक की। कहते हैं इस दोनों ग्रुप के जो एलिमेंट है, मेटल है, हाईली रिएक्टिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सर क्या मतलब होता है? इजीली लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कौन सा आयन? पॉजिटिव आयन, जिसको बेटा हम क्या कहते हैं? कैटायन। ये दोनों, चाहे एल्कली हो चाहे एल्कलाइन अर्थ मेटल हो, ये बेकरार रहते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए। ये वाले मेटल सॉफ्ट होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, अच्छा करंट कैरी करते हैं और हीट भी कैरी करते हैं। ये इनकी प्रॉपर्टीज होगी। इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पीज कम है। अब इसका मतलब शब्द का क्या होता है हम आगे जाके पढ़ेंगे, है ना? लेस एनर्जी लगा के इलेक्ट्रॉन रिमूव करा सकते हैं। मतलब हमारी एनर्जी कम लगेगी और ये इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे। और बेटा ये है आरए। आरए का बेटा मतलब होता है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का बेटा मतलब होता है गुड सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये अच्छे से इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर देते हैं? सप्लाई कर देते हैं। किसी को बेटा कुछ पूछना हो, कुछ कॉपी करना हो, कॉपी कर सकता है। तो बेटा अगला देखते हैं हमारे पास कौन सा ब्लॉक आता है। वो है बेटा पी ब्लॉक। अब हमारे पास कौन सा ब्लॉक आ गया? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब वो क्या कहता है, पहले हम आपको दिखा दें कि भाई पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक कौन सा है। ये देखिए बेटा, आपने एस ब्लॉक अभी देखा, अब हम आपको बता रहे हैं बेटा पी ब्लॉक कौन सा वाला है हमारे पास। यहाँ पर ये देखिए बेटा, यहां से शुरू हुआ यहां तक, ये सारा
बेटा कौन सा ब्लॉक होता है? पी ब्लॉक। इसके अंदर कौन सा ग्रुप आता है? ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक आते हैं इसके अंदर, इसे कहते हैं पी ब्लॉक। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि डिफाइन कैसे करते हैं। वो कहते हैं वही हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां पे एंटर करता है? पी ऑर्बिटल के। किस शेल के? लार्ज शेल के। तो एलिमेंट किसको बिलोंग करता है? पी ब्लॉक। यहां पे वो कहां पे एंटर कर रहा था बेटा? एस ब्लॉक में, एस ऑर्बिटल को। यहां पे वो कहां पे एंटर कर रहा है? पी ऑर्बिटल। बाकी सब कुछ सेम है। हाँ, जनरल इलेक्ट्रॉनिक एस ब्लॉक की बेटा ये थी, और बेटा पी ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है बेटा वो क्या होती है? NS2 NP 1 से लेके 6, NS2 NP 1 से लेके 6। सर क्या मतलब? अब बेटा 1 से लेके 6 का मतलब इसलिए होता है क्योंकि पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? सर 6। वेरी गुड। एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 आते हैं बेटा, पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब जरा देखो बेटा, सबसे पहला ब्लॉक होता है NS2 NP1, ये हो गई बेटा PC, और ये हो गया बेटा ग्रुप, इसे कहते हैं 13। फिर आता है बेटा NS2 NP2, ये बेटा 14 ग्रुप होता है। फिर होता है NS2 NP3, ये बेटा 15 ग्रुप होता है। NS2 NP4 बेटा ये 16 ग्रुप होता है। NS2 NP5 ये 17 ग्रुप होता है। और NS2 NP6 भर गया ना, ये 18 ग्रुप होता है। तो ये हो गए ना 6 ग्रुप, 1 2 3 4 5 6, है ना। ये वाला कौन सा था? बोरॉन फैमिली, हमने पढ़ा था। ये कौन सा था बेटा? कार्बन फैमिली, कार्बन का परिवार। ठीक है, ये कौन सा था बेटा? नाइट्रोजन का परिवार। ये कौन सा था बेटा? ऑक्सीजन का परिवार। ये कौन सा था बेटा? हैलोजेंस। और ये कौन सी है बेटा? नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस। वही 6 ग्रुप को हमने एक एक करके बेटा डिवाइड भी कर दिया, और इन्हीं को आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये देख लो बेटा, ये हो गया NS2, है ना। इसको हम क्या लिखेंगे बेटा? NS2 NP1। ये क्या हो जाएगा बेटा? NS2 NP2 NS2 NP3 करते करते NS2 NP6 यहां तक आ जाता है। तो ये 6 ब्लॉक इसके अंदर आते हैं। ये 6 के 6 ब्लॉक पी ब्लॉक में आते हैं। वो इसी रीजन की वजह से, क्योंकि बेटा पी ब्लॉक के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए पी ब्लॉक में 6 ब्लॉक है। एस ब्लॉक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते, एस ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसीलिए उसके अंदर 2 ग्रुप है। पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसीलिए उसके अंदर बेटा 6 ग्रुप है। वही सेम चीज बेटा कॉन्सेप्ट से हम रिलेट कर रहे हैं धीरे धीरे, और यहाँ पे हमारे पास बेटा क्या आ जाता है? पी ऑर्बिटल। आपको कुछ कॉपी करना हो कॉपी कर लीजिए, फिर हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। वो कहते हैं इसके अंदर ग्रुप 13 से लेके 18 तक होता है। इसके अंदर सारी नोबल गैसेस भी आती हैं। इसमें सारे नॉन मेटल्स आते हैं इस ग्रुप के अंदर, और इसी ग्रुप में सारे मेटल सेमी मेटल्स भी आते हैं। लेकिन एक बड़ी अलग सी चीज है यहाँ पे एक्सेप्शन, वो कौन है बेटा? हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, और बेटा कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2। तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में आ रहा है? S तो इसको किस ब्लॉक में होना चाहिए? S एस। अब मैंने क्या कर दिया, इसको इसकी एक्चुअल पोजीशन दे दी।
अब देखो बेटा, ध्यान से देखना, हमने हीलियम को उसकी एक्चुअल पोजीशन दे दी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। तो जरा काले रंग से बेटा इधर देखो, तो हीलियम यहां पे आना चाहिए। ये है एक्चुअल पोजीशन हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पे। लेकिन अगर बेटा मैं हीलियम को यहां पे रखता हूं, तो उसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे क्या है बेटा, मोस्ट रिएक्टिव क्या है बेटा, मेटल्स। लेकिन हीलियम क्या होता है बेटा, नॉट एट ऑल रिएक्टिव, नॉट एट ऑल रिएक्टिव। और ये जितने भी मेटल्स हैं ये सब नेचर में क्या है बेटा, सॉलिड। लेकिन हीलियम अकेली क्या है बेटा, गैस है। तो बेटा हीलियम की कोई भी प्रॉपर्टी इस ग्रुप के साथ मैच नहीं करती, एक्सेप्ट फॉर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में। बेटा हम मेजॉरिटी ऑफ द चीजों को देखते हैं बेटा, हम सिर्फ एक ही चीज को नहीं देख सकते और 100 चीजों को इग्नोर, एक चीज को देखकर बेटा हम 99% चीजें इग्नोर नहीं कर सकते। तो हमने मेजॉरिटी ऑफ द चीजें देखी कि हीलियम का बिहेवियर कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से तो सही है, बट हीलियम की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो नोबल गैसेस के जैसी हैं, इसलिए बेटा उसको यहां पे रखना सही नहीं है। तो इसलिए हीलियम को हम यहाँ पे नहीं रखते, इसलिए हीलियम को बेटा हम यहाँ पे रखते हैं नोबल गैसेस में। और सिर्फ पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर यही एक अकेला क्या है बेटा, एक्सेप्शन है। तो बेटा इट इज एन एक्सेप्शन कि बेटा हीलियम विद कॉन्फ़िगरेशन NS2 है ना, हीलियम with electronic configuration 1s2 is placed in P block and not in S block. क्यों भाई? Because all its properties are similar to noble gases. इसलिए हीलियम को बेटा हमें कहां रखना पड़ेगा, पी ब्लॉक के अंदर रखना पड़ता है। मतलब हम ही रूल बना रहे हैं और कुछ ऐसे ऐसे एलिमेंट्स हैं बेटा जो उन रूल्स को पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर पाते, इसलिए बेटा हमने हीलियम को कहां पे रखा। इनफैक्ट सारे साइंटिस्ट या सारे केमिस्ट बेटा इस चीज से अग्री करते हैं, कोई ये नहीं कहता कि हाँ हाँ आपने जो किया वो गलत किया, ऐसा नहीं है बेटा। वो जिद होती है, जिद में और सेंसिबिलिटी में बहुत फर्क होता है। इज दैट क्लियर? तो बेटा साइंस जो है वो सेंसिबिलिटी के बिहाफ पे चलती है बेटा, जिद के बिहाफ पे जो है वो नहीं चलती है ना। तो हम बुक्स के बिहाफ पे नहीं चलते है ना, कि अगर किसी ने बुक में कुछ लिख दिया तो वही सही होगा और वो दूसरा कभी भी कोई सही नहीं हो सकता। हाँ, तो ये है बेटा रीजन हीलियम का। आई होप आपको समझ में आ गया बेटा कि हीलियम को क्यों रखा जाता है। यस। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, कहते हैं इनकी आयनाइजेशन इंथैल्पीज बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत सारी एनर्जी लगानी पड़ती है इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने के लिए। और
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन करना इजी है इनके लिए, मतलब इन जैसे इनके लिए बेटा इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है, इनके लिए बेटा इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान है। तभी तो बेटा एस ब्लॉक वाले यूजुअली बेटा कौन होते हैं, मेटल्स, और बेटा इसके अंदर कौन आते हैं बेटा, हमारे नॉन मेटल्स आते हैं। जैसे ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है ना, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब इलेक्ट्रॉन सप्लायर्स, ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर सकते हैं बेटा। ये बेटा गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, मतलब दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स बेटा क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये किस टाइप के कंपाउंड बनाते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड्स। कैसे बनाते हैं, बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो बिहेवियर कितना ऑपोजिट होता जा रहा है। अब मैं आपको पीरियोडिक टेबल पे लेके चलता हूं वापस, और मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं। अब देखो बेटा जितने भी ये ब्लू ब्लू वाले हैं बेटा, ये कौन है, सेमी मेटल्स, इनको कहते हैं मेटलॉइड्स। अच्छा जितने भी ये वाले हैं, ये बेटा कौन है, हैलोजन। अच्छा इसमें भी ये छोड़, ये वाला रहने देना, ये वाले, ये जितने भी है बेटा ये सारे कौन है, नॉन मेटल्स है। तो देखो हाँ जी बेटा, सर कलर का कोई पार्ट है इसमें? यस 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 बेटा, ये कलर्स जो डिफरेंट है वो इसी वजह से डिफरेंट है, ये कैटेगराइजेशन बता रहे हैं। अगर आप देखो बेटा एक्सट्रीम लेफ्ट में आ जाओ, सबसे पहले वाला कलर जो है बेटा वो एल्कली मेटल को बता रहा है। ये वाला जो कलर है बेटा ये एल्कलाइन अर्थ मेटल को बता रहा है। ये वाला जो पीला कलर है बेटा ये ट्रांजिशन मेटल को बता रहा है। ये वाला जो ग्रीन कलर है बेटा ये भी मेटल्स को बता रहा है, ठीक है। ये जो लाइट ब्लू कलर है सेमी मेटल्स, ये वाले जो कलर है बेटा ये नॉन मेटल्स है, और ये वाला जो कलर है बेटा आखिरी वाला ये थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये नॉन मेटल है पर इनका नाम है अलग से हैलोजन। और इनका कलर डिफरेंट क्यों है, क्योंकि बेटा ये नोबल गैसेस है। इनका इनका भी कलर डिफरेंट है क्योंकि बेटा इनका नाम अलग है। इनका भी कलर डिफरेंट है क्योंकि इनका नाम अलग है। जैसे जैसे हम पढ़ते रहेंगे बेटा ब्लॉक्स को, वैसे वैसे मैं आपको बताता रहूंगा। तो कलर मैंने क्यों ये वाला पीरियोडिक टेबल चूज किया है, क्योंकि बेटा इसके अंदर कलर वेरिएशन बहुत अच्छा है। वो अलग चीज है कि अब किसी को कलर में देखने में दिक्कत हो रही हो या डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हो कुछ कलर्स को, ठीक है, तो वो एक अलग चीज है बेटा। बट कलर वेरिएशन इज टेकन कंसिडर्ड ओवर हियर। तो पीरियोडिक टेबल वही चूज करते हैं हम जिसके अंदर कलर वेरिएशन ज्यादा हो। एक ब्लैंक पीरियोडिक टेबल अगर बेटा मैं ले लूंगा तो वो इंफॉर्मेटिव नहीं होता। पीरियोडिक टेबल वही इंफॉर्मेटिव होता है जिसके अंदर कलर कॉम्बिनेशंस हो। क्योंकि हम 11th कर रहे हैं तो मुझे सारे कलर वेरिएशंस चाहिए। अगर हम क्लास 10th में होते हैं, छोटे में होते हैं बेटा, तो हम इतने सारे कलर्स नहीं लेते। हम सिर्फ मेटल्स, नॉन मेटल्स, नोबल गैसेस, सेमी मेटल्स और बेटा ट्रांजिशन मेटल्स, इन्हीं का कलर रखते हैं बस। तो आई होप आपको बेटा ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो मैं वापस जा रहा हूं पी ब्लॉक के अंदर, ठीक है। ये हमारी सारी प्रॉपर्टीज है। कुछ आपको कॉपी करना हो इसमें से तो आप कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारा आता है डी ब्लॉक एलिमेंट। अब बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, तो अब हम बेटा वापस चलते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर और हम देखते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो कौन से हैं। अब बेटा ये मैं पूरा पीरियोडिक टेबल जो है वो क्लियर कर रहा हूं, ठीक है, आपको समझाने के लिए। अब ये देखो बेटा, ये जो हमने दो ग्रुप पढ़े थे बेटा, ये कौन से ग्रुप थे, एस ब्लॉक। ये जो हमने ग्रुप पढ़ा एक्सट्रीम राइट के अंदर बेटा, ये कौन सा है, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के अंदर कौन कौन से ग्रुप आते हैं, ग्रुप 13 से लेके 18 तक। एस ब्लॉक के अंदर कौन कौन से ग्रुप आते हैं, ग्रुप 1 एंड 2 आता है।
और बेटा ये जो ग्रुप है ट्रांजिशन मेटल्स जिनको हम कहते हैं ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12, कौन सा ग्रुप बेटा, ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12, इनको हम क्या कहते हैं बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, यहां से लेके यहां तक डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स। ग्रुप 3 आप देख सकते हो बेटा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो बेटा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में जो ग्रुप है उसको बेटा हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिनका नाम क्या है बेटा, ट्रांजिशन मेटल्स। एक स्नैपशॉट ले लो बेटा इसका ताकि आपको याद रहे। अब देखो बेटा, जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन है जनरल, और बेटा उनकी डेफिनेशन भी है, पी ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन है और बेटा उनकी डेफिनेशन भी है। ऐसे ही बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स की भी जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है और बेटा डेफिनेशन क्या है, कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय अगर किसी एलिमेंट का आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में चला जाता है, डी ऑर्बिटल में, आखिरी इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में, किस शेल के, सेकंड लास्ट शेल के। बेटा मैंने आपको बताया था एन का मतलब होता है लास्ट शेल, n-1 का मतलब बेटा क्या होता है, सेकंड लास्ट शेल। इसे हम क्या कहते हैं, सेकंड लास्ट, या फिर इसको हम कहते हैं पेनल्टी मेड शेल। तो बेटा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में जा रहा था, लेकिन डी ब्लॉक के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में, लेकिन शेल कौन सा है, सेकंड लास्ट शेल। अब देखो ना बेटा, मैंने यहां पे n-1 लिखा है ना, तो बेटा कॉन्फ़िगरेशन क्या है, n-1 डी, 1 से लेके 10। सर डी ब्लॉक के अंदर 10 ग्रुप क्यों है, क्योंकि बेटा आप जानते हो कि डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। 10। जैसे एस ब्लॉक के अंदर 2 ग्रुप है क्योंकि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप आते हैं, 6, क्योंकि उसके अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। वैसे ही डी ब्लॉक के अंदर 10 ग्रुप आते हैं क्योंकि डी ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तभी तो 10 ग्रुप आ रहे हैं इसके अंदर। अब देखो बेटा इसके अंदर कौन कौन से ग्रुप आते हैं, 3 से 12, इनको बेटा क्या कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल। सर क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा इनके लास्ट के 2 शेल्स क्या होते हैं बेटा, इनकम्प्लीटली फिल्ड, इसीलिए ये क्या शो करते हैं, वेरिएबल बैलेंसिंग। अब ध्यान से सुनो बेटा, एस एंड पी ब्लॉक, इनके एलिमेंट्स को बेटा हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। हम इनको क्या कहते हैं बेटा, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। सर क्यों, बिकॉज देयर लास्ट शेल इज इनकम्प्लीटली फिल्ड, इसलिए बेटा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। लेकिन बेटा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को
हम क्या कहते हैं बेटा, ट्रांजिशन मेटल्स कह लो या फिर बेटा क्या कह लो, एलिमेंट्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर क्यों? बिकॉज देयर लास्ट के 2 shells are incompletely filled। ठीक है, तो दुनिया को सिर्फ यही पता है कि एलिमेंट का लास्ट शेल इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है। नो, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके लास्ट के 2 शेल्स इनकम्प्लीटली फिल्ड है। और बेटा साथ ही में फ्लो है, तो अगला ब्लॉक हमारा कौन सा होगा बेटा, एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल्स या फिर बेटा क्या कह लीजिए, एलिमेंट्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर क्यों? क्योंकि इनके लास्ट के 3 शेल्स आर इनकम्प्लीटली फिल्ड। तो दुनिया ने सिर्फ यही एलिमेंट्स पढ़े हैं बेटा, आपके सब दोस्तों ने, कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, एलिमेंट वो जिनके लास्ट का शेल भरा हुआ नहीं होता, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करते हैं। बेटा उन्होंने ये 2 तो पढ़े ही नहीं कि ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जिनके लास्ट के 2 शेल्स इनकम्प्लीटली फिल्ड है। इसी वजह से डी और एफ के जो एलिमेंट्स हैं बेटा वो क्या शो करते हैं, वेरिएबल वैलेंसीज। कोई मुझे बताएगा सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? सिर्फ 1। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? 3। लेकिन कोई मुझे बताएगा कि आयरन की वैलेंसी कितनी होती है? एक होती है +2 और एक होती है +3। कोई मुझे बताएगा कॉपर की वैलेंसी कितनी होती है? एक होती है +1 और एक होती है +2। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनकी अलग अलग वैलेंसी होती है, लेकिन ये वाले एलिमेंट जो है बेटा ये किसको बिलोंग करते हैं? एस ब्लॉक को, पी ब्लॉक को, इसलिए इनकी वैलेंसी फिक्स्ड है। लेकिन बेटा ये वाले जो एलिमेंट है इनकी वैलेंसीज क्या है? वेरिएबल। वो इस वजह से है क्योंकि इनके लास्ट के दोनों शेल्स पार्टिसिपेट करते हैं। इन एलिमेंट्स का, एस ब्लॉक का, पी ब्लॉक का, एलिमेंट्स का सिर्फ लास्ट शेल पार्टिसिपेट करता है, इनके लास्ट के 2 शेल पार्टिसिपेट करते हैं और इनके लास्ट के 3 शेल्स पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए ये दोनों जो है बेटा वो क्या शो करते हैं? वेरिएबल वैलेंसीज। कर लीजिए कॉपी। Let us go back once again to the periodic table. बेटा यहां तक हमने 20 तक, 20 मतलब कौन हो गया बेटा? कैल्शियम, हमने कॉन्फ़िगरेशन करी थी और उसके बाद हमने 21 स्कैंडियम से लेके ये 10 एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन करी थी, 21 से लेके 30 तक। इसमें से कोई भी एलिमेंट चूज कर लो बेटा। कोई भी चूज कर लो फटाफट। हाँ जी, MN Mn, मैंगनीज। Mn, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर बेटा कितना होता है? 25। समझ में आ गया? हमको ये देखना है कि इसका 25वां इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा? 25th 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। कोई गिन के बताएगा कि यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन चले गए? So 20. 20। कोई बच्चा मुझे ये बताएगा कि 4s ऑर्बिटल के बाद कौन सा ऑर्बिटल एनर्जी वाइज भरा जाता है? तो 3D। वेरी गुड। अब आ गया बेटा 3D। कोई बच्चा बता का मुझे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन में डाल सकता हूं? सर 5।
लेकिन मेरे पास बचे कितने इलेक्ट्रॉन डालने के लिए? 5। 5। तो बेटा 25वां इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है? सर डी ऑर्बिटल में। डी ऑर्बिटल में। वेरी गुड, डी ऑर्बिटल, वेरी गुड। लेकिन किस शेल के? थर्ड शेल। थर्ड शेल। बेटा ये देखो, यहां पे नंबर क्या है? 4। 4 जो है बेटा वो कौन सा शेल है? हाईएस्ट वैल्यू, लास्ट शेल है ना, जिसको हम बेटा क्या लिखते हैं? एन। तो बेटा अगर लास्ट शेल एन है तो बेटा थर्ड का मतलब क्या हो गया? थर्ड का मतलब हो गया सेकंड लास्ट शेल। और सेकंड लास्ट शेल को बेटा हम कैसे लिखेंगे? n-1। तो बेटा ये जो है ये क्या है? n-1 डी। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं? 5। और बेटा बाद में आप ns क्या लिख दो बेटा? 2। समझ में आया? अगर आपको ये समझ में भी नहीं आया तो इट इज ओके। मैं ये बताना चाहता हूं कि कॉन्फ़िगरेशन में मैंगनीज के टोटल शेल्स कितने आ रहे हैं? 4। लेकिन जो 25वां इलेक्ट्रॉन है, 25th इलेक्ट्रॉन, वो किस में गया है? वो तो फोर्थ शेल में गया ही नहीं, वो तो थर्ड शेल के डी ऑर्बिटल में गया। इसलिए बेटा इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? n-1 d 1 से लेके 10 ns 1 2। बच्चे ये लिख के आ जाते हैं n-1 d 1 से लेके 10 और यहां लिख देते हैं ns2। बेटा ये गलत है, ये ns2 नहीं होना चाहिए, ये n-1 या 2 होना चाहिए, क्योंकि क्रोमियम एंड कॉपर को मत भूलना, वो वाला कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। लॉजिक समझ में आया बेटा कि क्यों हमने डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ऐसा डिफाइन किया है? क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में वही एलिमेंट्स आ सकते हैं जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां जाता है बेटा? लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाता है? डी ऑर्बिटल में। लास्ट इलेक्ट्रॉन की ही बात है, कहां जाता है? डी ऑर्बिटल में। लेकिन यहां पे वो किस शेल में जा रहा है? सेकंड लास्ट शेल में जा रहा है, वो n-1 में जा रहा है। हालांकि उसके अंदर n शेल का इस्तेमाल हुआ है, हालांकि उसके अंदर लास्ट शेल का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रॉन फाइनली आखिरी वाला कहां जा रहा है? सेकंड लास्ट शेल में जा रहा है। आया बच्चे कॉन्सेप्ट समझ में? अरे एक बार फिर से एक्सप्लेन Yes, करो। sir. कौन सा एलिमेंट लूं बेटा, आप मुझे बताइए। वहां हमारे पास Mn तो हमने ले लिया, हमने यहाँ पे बेटा हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है कोर्स में, इनमें से कोई ना कोई कॉन्फ़िगरेशन के लिए आएगा। स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वैनेडियम, कौन सा एलिमेंट लूं? मैंगनीज मैंने समझाने की कोशिश करी, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है, जिंक है, बताओ कौन सा एलिमेंट लूं? सर निकल। निकल ले लेते हैं हम। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि निकल का एटॉमिक नंबर क्या है। तो बेटा निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 28। 28 इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करना है, ठीक है, ऑर्बिटल्स के अंदर एनर्जी वाइज। लेकिन ध्यान किस इलेक्ट्रॉन पे होना चाहिए? आखिरी इलेक्ट्रॉन। आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा? 28th इलेक्ट्रॉन। अब देखो बेटा, पहले 2 इलेक्ट्रॉन तो 1s2 में आ गए, फिर अगले 2 इलेक्ट्रॉन 2s में आ गए, अगले 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गए, फिर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, फिर 6 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, फिर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। कुल मिला के बेटा कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास? सर 20। 20। अब बचे बेटा कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास? 8। 8। वो 8 इलेक्ट्रॉन बेटा कहां पे आएंगे? सर 3D। 3D के अंदर। अब देखो बेटा आपने क्या लिख दिया? 3D8। अब बेटा 3D8 के मैं इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करके दिखा रहा हूं आपको। ये देखो बेटा वो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे प्लेस किए जाएंगे। देखो बेटा यहां तक 20 हो गए,
अब देखो बेटा 21st इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये रहा। 22nd इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये रहा। 23rd इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, 24th इधर आ गया, 25th इधर आ गया, 26th इधर आ गया, 27th इधर आ गया, 28th इधर आ गया। तो बेटा कौन से इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं? इस इलेक्ट्रॉन की, 28th इलेक्ट्रॉन की। ये 28th इलेक्ट्रॉन कहां पे प्रेजेंट है? 3d8 के अंदर। तो बेटा अगर ये 3d8 में प्रेजेंट है तो इसका मतलब है d ऑर्बिटल आ गया हमारा। अब मुझे बताओ इसके अंदर, इस पूरी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू क्या है शेल की? So 4. 4। लेकिन क्या वो 28th इलेक्ट्रॉन 4 वाले में गया है क्या? No sir. तो बेटा सबसे बड़ी वैल्यू कौन हो गया? n की, 4। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो बेटा किस में गया है? 3rd में गया है। तो उसको कैसे लिखेंगे? n-1। Yes. तभी तो बेटा मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? n-1 d ऑर्बिटल। तभी तो बेटा मैंने क्या लिखा है? 3d8। Okay sir. आया समझ में बेटा? तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहा गया है? d ऑर्बिटल में। लेकिन किस शेल के? सेकंड लास्ट शेल। लास्ट शेल तो 4th है, ये बेटा लास्ट शेल है। वो लास्ट शेल में नहीं जा रहा, वो तो किस में जा रहा है? सेकंड लास्ट शेल में जा रहा है। इसलिए बेटा ये डी ब्लॉक को बिलोंग करता है। आई होप आपको समझ में आ गया बच्चों। कॉपी कर लीजिए। देन देखते हैं बेटा, कहते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट काफी हार्ड होते हैं, शीट्स में बदल सकते हैं, वायर में बदल सकते हैं, करंट भी कैरी करते हैं, एमपीबीपी इनका ज्यादा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन्स कहीं से भी निकल सकते हैं, लास्ट शेल से भी, सेकंड लास्ट शेल से। ये आयनिक और कोवैलेंट कंपाउंड दोनों ही बना सकते हैं। ये कलर भी शो करते हैं। पैरामैग्नेटिक मतलब इनके पास कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अकेला इलेक्ट्रॉन। ये कॉम्प्लेक्सेस भी बना सकते हैं, एलॉयज भी बना सकते हैं, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। इनके अंदर 3 सीरीज होती हैं, 3D, 4D, 5D। तो बेटा हमने जो अभी सीरीज पढ़ी थी, ठीक है, अगर मैं आपको वापस लेके चलूं इसके अंदर, 3D सीरीज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन 3D में आएगा। बेटा ये जो सीरीज है ये 3D सीरीज है पूरी, ये 4D सीरीज है इनकी पूरी, और ये वाली सीरीज कौन सी है बेटा? 5D सीरीज है। इस सीरीज के बारे में हम बात नहीं करते। तो इसके अंदर 3 सीरीज है, 3D सीरीज है, 4D सीरीज है, 5D सीरीज है। इसको हम 12th में बात करेंगे। आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ 3D सीरीज के बारे में ध्यान रखना है। 3D सीरीज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन 3D में जा रहा है, ठीक है। और अब आता है हमारे पास आखिरी ब्लॉक, वो है बेटा F ब्लॉक एलिमेंट। सर F ब्लॉक एलिमेंट कौन सा है? अब कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो हमने इस पीरियोडिक टेबल में अभी तक नहीं पढ़े? कौन से हैं वो एलिमेंट्स जो अभी तक हम... ट्रांजिशन। वेरी गुड बेटा, कहां पे है वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स? नीचे। वेरी गुड बेटा, ये है वो F ब्लॉक एलिमेंट्स जिनको हम क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये सारे। अच्छा अब जरा देखो बेटा इनकी डेफिनेशन क्या है। वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय आखिरी इलेक्ट्रॉन सर कहां जाएगा? f ऑर्बिटल में। सर किस शेल के? अब ध्यान से देखो बेटा, ऊपर
सेकंड लास्ट शेल में जा रहा था, यहां पे बेटा कहां जाता है, थर्ड लास्ट शेल के अंदर। बेटा अगर n को हम लास्ट शेल लिखते हैं तो बेटा n-1 को हम क्या लिखते हैं, सेकंड लास्ट शेल, और बेटा n-2 को हम क्या लिखते हैं, थर्ड लास्ट शेल। इसीलिए इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, n-2f। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि f ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं मैक्सिमम? सर 14। वेरी गुड। तो बेटा f में कितना आ जाएगा, 1 से लेके 14। अच्छा n-1 d01 और बेटा ns2। ये कॉन्फ़िगरेशन याद रखना बहुत जरूरी है। चारों ऑर्बिटल्स की कॉन्फ़िगरेशन आउटर याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। हालांकि इसकी डिटेलिंग हमसे नहीं पूछी जाएगी, f के बारे में हम क्लास 12th में ही पढ़ते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनकी खास बात क्या है, लास्ट के 3 शेल्स इनकम्प्लीटली फिल्ड है और इनको हमने फर्दर 2 सीरीज में डिवाइड किया हुआ है। सर कौन सी सीरीज है वो, एक लैंथेनाइड्स जिसको हम 4f सीरीज कहते हैं, जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये होती है, और दूसरी कौन सी है, एक्टिनाइड्स जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन 5f में जाता है, और ये सीरीज होती है। 4f का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन 4f में जाते हैं, और इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन 5f ऑर्बिटल में जाते हैं। ये काफी हैवी मेटल्स होते हैं क्योंकि इनका मास बहुत ज्यादा होता है, इनका MPBP बहुत ज्यादा होता है। ये भी वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, ये भी कलर शो करते हैं पैरामैग्नेटिक, मतलब इनके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन जो अकेला होता है। और एक्टिनाइड्स के जो एलिमेंट्स हैं बेटा वो बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव और खतरनाक होते हैं। तो मैं अगर आपको वापस लेके चलूं पीरियोडिक टेबल में, ये है बेटा लैंथेनाइड्स, यहां से शुरू होके बेटा 14 एलिमेंट आ रहे हैं बेटा। हालांकि इसको मिला के कुछ बुक्स में आप देखेंगे कि लैंथेनम यहाँ पे लिखा हुआ है और शुरुआत उन्होंने सीरियम से करी हुई है, और ये नीचे वाला होता है एक्टिनाइड्स, ठीक है। ये हो गए एक्टिनाइड, शुरुआत वो थोरियम से करते हैं क्योंकि इसके अंदर 14 एलिमेंट्स हैं, तो बेटा 14 एलिमेंट्स ये होते हैं। ये दोनों एलिमेंट जो है वो यहाँ पे फिट होते हैं। कुछ पीरियोडिक टेबल में लैंथेनम एक्टिनियम यहाँ पे रखे जाते हैं और बाकी के जो 14 एलिमेंट्स हैं वो नीचे रखे जाते हैं, बट ये हम आगे जाके जब पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो पीरियोडिक टेबल की शक्ल ऐसी इस वजह से है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में कैसे कैसे जाते हैं उस बिहाफ पे हमने टेबल को कंस्ट्रक्ट किया था। आप स्नैपशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्नैपशॉट ले लीजिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ के वहां पर ले जाते हैं आपको वापस। आपको जो कॉपी करना है आप कॉपी कर सकते हैं, और आज हम इतना ही पढ़ेंगे इस चैप्टर में।